हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आई दृष्टि का जो पर्यावरण वाला सेक्शन है और टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है, स्पेस वाला जो है, उसको कंप्लीट कवर करेंगे। और ये आने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए और वन दरोगा के लिए जो एग्जाम होगा, जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी जाएंगी, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी जितने भी इस साल एग्जाम है 2023 में, सभी में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं या फिर जो भी टेस्ट वगैरह हैं, सबके लिए एक ही ग्रुप बना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरी ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट वगैरह सब मिल जाएंगे एक ही जगह पे। और जो प्लेलिस्ट है, बाकी सभी यूपी पीसीएस के लास्ट टाइम के लिए जो प्लेलिस्ट बनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट के 20 वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पीवाईक्यू वाले सभी वीडियोस देख लीजिएगा। इसके अलावा जो संपूर्ण वाले वीडियोस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप कवर कर लेते हैं लास्ट टाइम में तो काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2022 आया है। इसकी रिपोर्ट मोदी जी के द्वारा जारी की गई है 9 अप्रैल 2023 को। इसको रिपोर्ट का नाम क्या है, तो स्टेट्स ऑफ टाइगर रिपोर्ट 2022। इसमें कहा गया है कि टोटल अभी बाघों की जो संख्या है वो 3167 है। 3167 अभी बाघों की संख्या है। और 2018 में ये 2967 थी। तो इसमें बाघों में वृद्धि हुई है 6.74%। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेटा है कि बाघों की संख्या अभी कितनी है, 3167, और बाघ में वृद्धि कितनी हुई है, तो 6.74%। नेक्स्ट बात करेंगे, एक अलायंस लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसको 9 अप्रैल को ही लॉन्च किया गया है। तो बिग कैट में भारत के द्वारा मतलब इसको लॉन्च किया गया है बिग कैट अलायंस को। इसमें विश्व की जितनी 7 बिग कैट होती हैं, जिसमें बाघ आएगा, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता, इन 7 जानवरों को इसमें रखा गया है जो बिल्ली वाली प्रजाति से होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, कौन कौन सी जानवर है इसमें। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं, तो इसका भी उत्सव आयोजित किया गया था मैसूर विश्वविद्यालय में। उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ था, मैसूर विश्वविद्यालय में। और टाइगर प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था, तो 1973 में। और इसी के 1 साल पहले वन्यजीव अधिनियम भी आया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और ये है 73। इसके अलावा हाथी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट था वो आया था 1992 में। जो एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था वो 92 में आया था। इसी टाइम पे जो 50 साल पूरे हुए, इसी खुशी में एक स्मारक सिक्का भी लॉन्च किया गया है, तो पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज बन गया है। मतलब इसका जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का नेट कार्बन एमिशन जो है वो 0 है। मतलब जितना ये कार्बन उत्सर्जित करता है उतना ही पौधे वगैरह लगा के कार्बन को अवशोषित भी कर लेता है, उसी को कहते हैं नेट 0 कार्बन उत्सर्जन। नेक्स्ट बात करेंगे, नीलगिरी तहर परियोजना ये किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है, तो तमिलनाडु के द्वारा। और नीलगिरी तहर जो है ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि मतलब किसकी परियोजना है, ये तमिलनाडु की। नेक्स्ट है यहाँ पर, नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे भारत में। 7 सितंबर 2022 को लाए गए थे नामीबिया से 8 चीते, और दक्षिण अफ्रीका से हाल ही में लाए गए हैं 12 चीते। तो ये 12 चीते आए थे 18 फरवरी 2022 को। और दोनों बार आए थे, दोनों को एक ही जगह रखा गया है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इनको रखा गया है। और चीते जो है हमारे किस श्रेणी में आते हैं, तो वल्नरेबल वाली लिस्ट में आते हैं, IUCN की। देखिए 1952 से भारत में कहा गया था कि चीते विलुप्त हो चुके हैं। उसके बाद से पहली बार जो चीते हैं इंडिया में आए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, महेंद्रगिरी पहाड़ी जो कि उड़ीसा का अब दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है, महेंद्रगिरी पहाड़ी। इससे पहले उड़ीसा का जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल था वो था मंदसरू, कंधमाल जिले में था मंदसरू। अब दूसरा बन गया है महेंद्रगिरी। इसके अलावा हाल ही में एक अरिटापट्टी जगह है जो कि तमिलनाडु में है, इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो अरिटापट्टी का संबंध है तमिलनाडु से, और महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है। टोटल अभी जितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं वो हैं 36 टोटल हैं पूरे इंडिया में। और ऐसा पहला भारत का जो है जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा था, तो नल्लूर टैमेरिंड था, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में पहला था नल्लूर, और अभी हो गए हैं 36। उत्तर प्रदेश का जैव विविधता विरासत स्थल एक ही है, कौन सा है, तो हड़ियाल पुनर्वास केंद्र, जो कि लखनऊ में है, कुकरेल जिसको कहा जाता है। तो ये घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है लखनऊ में। जैव विविधता अधिनियम कब आया था, तो 2002 में आया था। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। ये पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जो सबसे साफ सुथरे बीच होते हैं, समुद्र के तट जो होते हैं, उनको ये ब्लू फ्लैग वाला सर्टिफिकेट मिलता है। तो रिसेंट में 2 जगह को दिया गया है, थुंडी तट को, थुंडी बीच को, जो कि मिनिकॉय लक्षद्वीप में है, और दूसरा है कदमत तट जो कि लक्षद्वीप में। दोनों ही लक्षद्वीप के तट हैं, लक्षद्वीप के बीच है, थुंडी भी और कदमत भी। तो इनको मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। और अब तक 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले समुद्र तट हो चुके हैं इंडिया में। तो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। तो शिवराजपुर है गुजरात का, घोघला जो कि दीव है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का है घोघला। फिर है पदुबिंद्री जो कि कर्नाटक का है,
कासरगोड उड़ीसा का है, कप्पड़ भी उड़ीसा का है। ये दोनों जो कासरगोड और कप्पड़ उड़ीसा के। कोलन जो है तमिलनाडु का है, ईडन पुदुचेरी का है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का है, गोल्डन बीच उड़ीसा का है। तो कासरगोड, कप्पड़ और गोल्डन बीच ये तीनों जो है उड़ीसा के हो गए। इसके अलावा राधानगर जो है अंडमान निकोबार का है और थुंडी और कदमत जो अभी बने ये लक्षद्वीप के हैं। तो टोटल 12 हमारे यहाँ ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच हैं। फिर है 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में ये बना है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। और इससे पहले ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता था, अब इसे बाघ अभ्यारण्य का भी दर्जा दे दिया गया है। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य बना था 1977 में। और इसी के पास मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो भी इसी के पास ही आता है, क्योंकि चित्रकूट जो है मध्य प्रदेश के बगल में ही है। तो ये कॉरिडोर का काम करेगा जहाँ से बाघ आपस में मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? तो एक तो है दुधवा वाला, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये बाघ अभ्यारण्य भी है। इसके अलावा अमनगढ़ है। अमनगढ़ जो है उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट का एक्सटेंडेड पार्ट है जो कि यूपी में आ गया है। तो अमनगढ़ भी टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा पीलीभीत है और रानीपुर है, रानीपुर जो अभी बना। 52वां अगर टाइगर रिजर्व की बात करें, बाघ अभ्यारण्य की बात करें, ये तो 53वां था रानीपुर। 52वां था रामगढ़ विस्तारी बाघ अभ्यारण्य जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है। रामगढ़ विस्तारी भीलवाड़ा राजस्थान में। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में बना है। स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य, तो इसका जो नाम है कदावुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य है, पूरा नाम कदावुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य। और स्लेंडर क्या होते हैं? ये तो छोटे निशाचर नर वानर होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं ये, जो तमिलनाडु में पाए जाते हैं और श्रीलंका वाले एरिया में भी ये पाए जाते हैं। 2 प्रकार के स्लेंडर लोरिस होते हैं, एक रेड स्लेंडर जिसको इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है, और एक होते हैं ग्रे स्लेंडर जो कि नियर थ्रेटेंड में आते हैं। अगला यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य पहला कहाँ पे बना है? तमिलनाडु में। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में ही बना है। और ये डुडोंड जो होते हैं ये शाकाहारी, सबसे बड़े समुद्री शाकाहारी स्तनपायी जलीय जीव होते हैं, और ये इनको समुद्री गाय भी कहा जाता है क्योंकि शाकाहारी होते हैं। तो डुडोंग संरक्षण रिजर्व जो है पहला तमिलनाडु में बना है। भारत का पहला हिमस्खलन रडार कहाँ पे लगाया गया है? तो सिक्किम में लगाया गया है। भारतीय थल सेना और भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसको लगाया गया है। और रडार जो होते हैं ये शॉर्ट माइक्रोवेव्स का यूज़ करके पता लगाते हैं, ये लगाएगा ये कि हिमस्खलन कहाँ पे हो रहा है। सिक्किम में लगा है ये। नेक्स्ट बात करेंगे तराई हाथी अभ्यारण्य। ये 33वां हाथी अभ्यारण्य है पूरे भारत का, और ये बना है, ये कई जिलों को लेकर बना है, यूपी का ही है। तो लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहाँपुर को मिलाकर ये तराई हाथी अभ्यारण्य बना है। और इसका टोटल एरिया कितना है? तो 3072 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये एरिया में फैला हुआ है। और इसमें कई सारे बाघ अभ्यारण्य वगैरह आ जाएंगे। तो पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य का एरिया भी इसमें आता है, दुधवा बाघ अभ्यारण्य का आता है, किशनपुर पक्षी अभ्यारण्य का एरिया आता है, कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य का एरिया आता है। तो ये सब में बहुत दूर में विस्तृत है, 3072 वर्ग किलोमीटर में तराई हाथी रिजर्व। और ये याद रखिएगा इन जिलों के नाम, लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। नेक्स्ट बात करेंगे, ये यूपी का पहला हाथी रिजर्व है। 33 हो गए पूरे इंडिया में। 2022 में बने हाथी रिजर्व और कौन कौन से हैं? तो एक तो बना था लमेरू में, लमेरू हाथी रिजर्व इसका नाम था, छत्तीसगढ़ में बना था। तो लमेरू पूछा जा सकता है किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा एक अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व बना था जो कि तमिलनाडु में बना था। तो लमेरू छत्तीसगढ़, अगस्त्यमलाई तमिलनाडु और तराई वाला यूपी में। इसके अलावा एलिफेंट डेथ ऑडिट भी कराया गया है। तो ये किस राज्य के द्वारा पहली बार कराया गया है? तो तमिलनाडु के द्वारा। कितने हाथी मरे हैं उनकी गणना कराई गई है तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करेंगे, 3 हिमालयी पौधे जो हैं उनको IUCN की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो ये 3 पौधे कौन कौन से हैं? पहला है मीजोट्रोपिस पेलिटा। ये एक तरह की सदाबहार झाड़ी है, पटवा नाम की झाड़ी है, इसका वैसे नाम है मीजोट्रोपिस पेलिटा। इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाल दिया गया है। ये उत्तराखंड वाले एरिया में पाई जाती है, मतलब सभी पौधे इसमें हिमालयी एरिया के ही हैं। दूसरी यहाँ पर फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा। ये 12 बल्बनुमा जड़ी बूटी होती है, बस ये नाम याद रखना है, फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा। ये वल्नरेबल वाली लिस्ट में इसको डाला गया है। मीजोट्रोपिस को क्रिटिकली इंडेंजर्ड और फ्रिटिलोरिया को वल्नरेबल में। तीसरी यहाँ पर डेक्टा इजोरिजा, इसको जो है इंडेंजर्ड वाली लिस्ट में डाला गया है, और ये 12 कंद प्रजाति होती है, डेक्टा इजोरिजा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में 75 रामसर साइट हो गए, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश में है 10। तो जो रिसेंट में 11 बने हैं उसको देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में 4 बने हैं, चित्रागुंडी, सचिंद्रम थरेऊर, वडुवूर और कंजीरम कुलम। तो ये मैचिंग में आ सकता है कि इनको मैच करिए, इनमें से कौन सी तमिलनाडु में है, कहाँ पे हैं। तो चर्चा में रही इसलिए यही सब आ सकती हैं ज़्यादा। चित्रागुंडी हो गई, सचिंद्रम, वडुवूर और कंजीरकुलम।
फिर उड़ीसा में 3 बनी है, तम्पारा झील, अंशुपा झील, हीराकुंड जलाशय। तम्पारा, अंशुपा और हीराकुंड जलाशय कहाँ पे हैं? तो उड़ीसा में है। फिर जम्मू कश्मीर में 2 बनी है, हाईगम और सालबुग, हाईगम और सालबुग। मध्य प्रदेश में एक यशवंत सागर जो कि इंदौर में है मध्य प्रदेश के। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भी एक बनी है, ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। ठाणे क्रीक हो गया महाराष्ट्र, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, हाईगम सालबुंग जम्मू कश्मीर, तम्पारा अंशुपा हीराकुंड उड़ीसा हो गया। फिर चित्रागुंडी, सचेंद्रम, वडूर और करिंजीकुलम ये तमिलनाडु में हो गया। उत्तर प्रदेश में जो 10 हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो 2005 में ही बन गई थी, ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से नरोरा तक जो गंगा नदी का एरिया है उसको रामसर साइट में सबसे पहले डाला गया था। उसके बाद जो है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें, अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे यूपी की बात की जा रही है, यूपी की पहली थी ये। पूरे इंडिया की पहली जो थी वो चिल्का लेक थी, चिल्का लेक। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का है उड़ीसा में और केवलादेव है राजस्थान में। सेकंड है, यहाँ पर यूपी की बात करें तो सेकंड है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, 2019 को इसको रामसर साइट में डाला गया था, रायबरेली का है ये समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 2019 में इसको गोंडा का है ये। बस ये याद रखना है किस जिले में है ये। तो पार्वती अर्गा गोंडा में, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, सरसई नवार जो है ये इटावा में है, सूर सरोवर जिसको कीठम लेक भी कहा जाता है ये आगरा में स्थित है। बखीरा वेटलैंड कहाँ पर है? तो ये संत कबीर नगर में है। हैदरपुर वेटलैंड जो है ये बिजनौर और मुजफ्फरनगर में है, ज़्यादातर इसका एरिया बिजनौर में आता है हैदरपुर वेटलैंड का। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना कहाँ पे कराई गई है? तो ये उड़ीसा की चिल्का लेक में कराई गई है और कहा गया है 176 यहाँ पर फिशिंग कैट हैं। और फिशिंग कैट क्या होती है? तो जंगली बिल्ली होती हैं जो आर्द्र भूमि में रहती हैं और इनको जो है फिशिंग कैट को वल्नरेबल वाली सूची में रखा गया है IUCN की। नेक्स्ट बात करेंगे अब खगोलीय कुछ गतिविधियां जो हुई हैं। इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है RLV-LEX मिशन। इसरो का RLV-LEX मिशन क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। मतलब ये जो प्रक्षेपण यान है इसको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, दोबारा यूज किया जा सकता है। तो इसका भी संचालन किया गया था कर्नाटक से और इसका जो संचालन किया है चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा इसको पहले ऊपर ले जाया गया था, उसके बाद इसको टेस्ट किया गया था। और इसको जो बनाया है किसके द्वारा इसका मतलब टेस्ट वगैरह संचालित वगैरह किया गया है? तो DRDO और भारतीय वायुसेना के द्वारा इसको किया गया है। किस हेलीकॉप्टर से? चिनूक से इसको किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे LVM-3 जो है ये वन वेव इंडिया सेकंड का मिशन है, मतलब वन वेव इंडिया का ये दूसरा मिशन है। तो इसको जो LVM-3 है, पहले इसको GSLV कहा जाता था, तो LVM-3 एक प्रक्षेपण यान है और श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है और वन वेव ग्रुप के इसमें 36 उपग्रह को यहाँ पे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। वन वेव ग्रुप के 36 उपग्रह इसके द्वारा ले जाएंगे। ये जो दूसरा वाला वन वेव का मिशन था इसको किससे भेजा गया है? तो LVM-3 से इसको भेजा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट, इसका नाम क्या है? तो टेरान 1 इसका नाम है और इसको प्रक्षेपित किया गया है फ्लोरिडा USA के केप कैनरेबल से इसको प्रक्षेपित किया गया है टेरान 1 को। और इसको डेवलप किसने किया, बनाया किसने है? तो रिलेटिविटी स्पेस जो कि कैलिफोर्निया का स्टार्टअप है, USA का स्टार्टअप है रिलेटिविटी स्पेस, इसके द्वारा इसको बनाया गया है टेरान 1 को, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट। नेक्स्ट बात करेंगे मेगाट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रित पुनर्वेश सफल हो गया। मतलब भारत ने कहा था कि हम अंतरिक्ष में कचरा नहीं रहने देंगे, तो इनका जो सैटेलाइट था जिसको पहले लॉन्च किया जा चुका था 2011 में, इसको वापस से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश मतलब इसका हो गया है। तो 2011 में इसको PSLV C-18 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और वापस ये 7 मार्च 2023 को सेवा मुक्त कर दिया गया है मेगाट्रॉपिक्स और वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। नेक्स्ट बात करेंगे बृहस्पति जो है सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। तो 95 उपग्रह फाइंड आउट कर लिए गए हैं बृहस्पति के। इसमें से सबसे बड़ा है आयो, यूरोपा, गैनामीड, कैलिस्टो। ये सब पूछे जा सकते हैं कि ये जो काफ़ी फेमस है गैनामीडा, यूरोपा वगैरह, तो किसके उपग्रह हैं? बृहस्पति के। और शनि के टोटल अब 83 हैं। अभी तक शनि के सबसे ज़्यादा कहे जाते थे सैटर्न के, अब जुपिटर के सबसे ज़्यादा है 95। तो शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन उपग्रह, ये काफ़ी फेमस है टाइटन। इसके अलावा यूरेनस के 27 हैं जिसको अरुण कहते हैं, वरुण के यानी नेपच्यून के 14 हैं, मंगल के 2 हैं और दोनों पूछे जाते हैं फोबोस और डीमोस। पृथ्वी का एक ही है चंद्रमा और बुध और शुक्र के यानी वीनस और मरकरी का 0 मतलब कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे SSLV D2 EOS-07, ये मिशन EOS-07 वाला भी लॉन्च किया गया है। तो SSLV के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया 10 फरवरी 2023 को।
और इसमें 3 उपग्रह ले जाए गए हैं SSLV के द्वारा। एक तो हो गया EOS-07 जो कि मेन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है ये EOS-07। इसके अलावा 2 और सैटेलाइट ले जाए गए हैं, जानूस-1 जो कि अमेरिकी कंपनी एंटारिस का है, ये जानूस-1 एंटारिस कंपनी का है अमेरिका की। और दूसरा वाला है आज़ादीसैट-2, आज़ादीसैट-2 जिसको है स्पेस इंडिया किड्स के द्वारा, जो कि चेन्नई का स्टार्टअप है स्पेस इंडिया किड्स, इसके द्वारा निर्मित किया गया है आज़ादीसैट-2 को। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो मिशन था EOS-02, इसमें वुमेन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ऑल वुमेन कॉन्सेप्ट वाला उपग्रह जो इसको रखा गया है। STEM क्या है? तो STEM एक प्रोग्राम चला था जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देना था, यही STEM। S से साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग, M से मैथमेटिक्स। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात का चंद्र मिशन, जिसको केप कैनरेवल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 रॉकेट जो कि SpaceX का रॉकेट है, ये फाल्कन 9, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चंद्रमा की सतह को लक्षित करने वाला अरब का ये पहला मिशन है, अरब एरिया का ये पहला मिशन है अमीरात चंद्र मिशन, जिसमें जो है चंद्रमा की सतह को लक्षित किया गया, सतह पर जाने की इसमें बात की गई है। किससे जाया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसमें जाया जाएगा, SpaceX का रॉकेट है ये। और इसके रोवर का नाम काफ़ी फेमस है, राशिद इस रोवर का नाम है। और ये जो रोवर उतरेगा चंद्रमा पर, कहाँ पर उतरेगा? तो चंद्रमा की उत्तर पूर्वी चंद्रमा का जो एटलस क्रेटर है, एटलस क्रेटर पर ये उतरेगा राशिद रोवर। और इसके लिए UAE ने किसके साथ समझौता किया है, किसके साथ अनुबंध किया है? तो जापान की आई स्पेस इंक के साथ इसने समझौता किया है, जो अमीरात की कंपनी है उसने। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला यहाँ पे जो मिशन है मिशन डियर मून जो है, इसके द्वारा मतलब इसी मिशन के तहत युसाकू मसावा जो है, काफ़ी बड़े व्यक्ति हैं, मतलब अरबपति व्यक्ति हैं, इन्होंने 10 व्यक्तियों को चुना है कि इनको पर्यटन की तरह से 10 लोगों को लेके जाया जाएगा चंद्रमा पे, और मतलब घुमा फिरा के वापस ले आ जाएगा, उतरेंगे नहीं वो लोग चंद्रमा की सतह पर। तो 10 लोगों का इसमें चयन किया गया है। इसमें एक भारतीय नाम भी है जिनका नाम है देव डी जोशी, ये अभिनेता हैं और इन्फ्लुएंसर हैं। देव डी जोशी को इसमें ले जाया जाएगा। जो हनुमान वाला कैरेक्टर था, बालवीर वाला, जिसमें उन्होंने किया था, जो सुपर हनुमान वाला कैरेक्टर था, वही है ये एक्टर हैं देव डी जोशी। स्टारशिप अंतरिक्ष यान, ये स्टारशिप अंतरिक्ष यान के द्वारा इसमें जाया जाएगा, जो लोग जाएंगे। SpaceX का है ये अंतरिक्ष यान स्टारशिप, और ये 2023 में लॉन्च होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नासा का भी एक चंद्र मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस सेकंड। पहले आर्टेमिस फर्स्ट हो चुका है, और आज आर्टेमिस सेकंड के तहत 4 लोग जाएंगे, जिसमें एक महिला भी है जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। और क्रिस्टीना कोच वही है जो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुकी थी। नेक्स्ट है यहाँ पर UAE का सबसे लंबा जो अंतरिक्ष का मिशन है, उसमें दूसरे नंबर के अरब से अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं। इनका नाम है सुल्तान अल नयादी। दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो अरब की तरफ से अंतरिक्ष यान में जा रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे SpaceX के साथ समझौता किया है, SpaceX का क्रू 6 जो मिशन है उसका ये अंग है। इसके अलावा नासा का भी इसमें सहयोग मिल रहा है। और ये मिशन किसका? UAE का। UAE के व्यक्ति हैं ये सुल्तान अल नयादी जा रहे हैं। और पहले अरब व्यक्ति जो गए थे अंतरिक्ष में उनका नाम था हस्दा अल मंसूरी। तो इन दोनों लोगों का संबंध UAE से है। नेक्स्ट बात करेंगे PSLV C-54, ये EOS-06 का एक मिशन लॉन्च किया गया था 26 नवंबर 2023 में। 07 भी अब लॉन्च हो चुका है, 06 भी अब लॉन्च चुका है, 06 इससे पहले था। और ये PSLV की 56वीं उड़ान थी, PSLV की 56वीं उड़ान C-54 के द्वारा ये EOS-06 गया है। और इसमें 9 उपग्रह एक साथ छोड़े गए थे। तो मेन था EOS-06 और 8 नैनो उपग्रह थे, जिसमें था INC-2B, ये इंडिया और भूटान का सैटेलाइट था INC-2B। इसके अलावा एक आनंद था जो कि पिक्सल सेट कंपनी, जो कि बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है, भारत का ही स्टार्टअप है आनंद, इसको ले जाया गया था, मतलब आनंद सैटेलाइट को ले जाया गया था पिक्सल सेट कंपनी के। और इसके अलावा थाई बोल्ट को ले जाया गया था जो कि ध्रुव स्पेस कंपनी का है, थाई बोल्ट उपग्रह, और ये भी भारत का ही है। फिर एस्ट्रोकास्ट को ले जाया गया था जो कि स्पेस फ्लाइट इंक USA का है। ये एस्ट्रोकास्ट जो है ये USA का था। आनंद और थाई बोल्ट जो है ये इंडिया का था। EOS-06 भी इंडिया का था। INC-2B जो था ये इंडिया और भूटान का संयुक्त उपग्रह था। नेक्स्ट बात करेंगे, विक्रम S भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान बन गया है। विक्रम S मतलब निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का प्रक्षेपण यान ये बन गया है विक्रम S। इसको लॉन्च किया गया 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा से, और इसको डेवलप किया है मेसर्स स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी, जो कि हैदराबाद की कंपनी है स्काईरूट, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा इसको निर्माण किया गया था विक्रम S का। द्रव्यमान इसका कितना भार है इसका? तो 545 किलोग्राम का है ये। और इसका जो मिशन प्रारंभ के तहत इसको लॉन्च किया गया है। एक प्रारंभ नाम का मिशन था, उसी के तहत विक्रम S को लॉन्च किया गया है।
और इसमें जो है इन स्पेस का सहयोग मिला है, इन स्पेस का इसमें सहयोग मिला है। विक्रम एस के द्वारा जो सैटेलाइट ले जाए गए थे, जो उपग्रह ले जाए गए थे, उनके नाम क्या क्या हैं? तो एक है फनसैट जिसको स्पेस इंडिया किड्स के द्वारा बनाया गया है, दूसरा है लक्ष्यसैट सेकंड जिसको इन स्पेस के द्वारा बनाया गया है, तीसरा है क्यूबसैट जिसको अर्मेनिया की कंपनी बाजूम क्यू के द्वारा इसको बनाया गया है, क्यूबसैट को। तो 3 उपग्रह विक्रम एस के द्वारा ले जाए गए, जो कि पहला प्राइवेट सेक्टर का प्रक्षेपण यान है। नेक्स्ट है यहाँ पर LMV-3M2 वन वेव इंडिया 1 का ये मिशन है। वन वेव इंडिया सेकंड भी अभी हमने देखा था, उसको भी LMV के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, इसको भी LMV के द्वारा लॉन्च किया गया, ये पहला वाला था। और GSLV को ही अब LMV कहा जा रहा है। और इसके अलावा इसमें भी 36 उपग्रह ले जाए गए थे और ये पहली व्यावसायिक उड़ान थी LMV-3 की, और जिसमें सबसे ज़्यादा पेलोड सबसे ज़्यादा वजन लेके जाया गया था। 6 टन वजनी पेलोड की ये पहली उड़ान थी। और इसको जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये पहला वन वेव मिशन को लॉन्च किया गया था। अब दूसरा भी लॉन्च हो चुका है, वन वेव इंडिया सेकंड भी। नेक्स्ट बात करेंगे PSLV C-53 DSEO मिशन। ये सिंगापुर के 3 उपग्रह को लेके गया था PSLV C-53 के द्वारा। इसमें कौन कौन से थे? तो एक था DSEO जो मेन है, DSEO, इसके अलावा न्यूसार था और स्कूप 1 था। ये तीनों जो है उपग्रह सिंगापुर के थे, जिसको PSLV C-53 के द्वारा ले जाया गया। स्पार्क जो है क्या है ये? तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय, ये मतलब सभी चीज़ें डिजिटल होंगी इसमें। स्पार्क है किससे रिलेटेड? तो ये अंतरिक्ष विषयक संग्रहालय है, जिसमें रॉकेट वगैरह, मिशन के फोटो या फिर वीडियो वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे SSLV की पहली उड़ान हुई। SSLV की प्रथम उड़ान जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया और ये 2 उपग्रह को लेके गया था, EOS-02 और आज़ादी सैट को। EOS-02 और आज़ादी सैट को लेके गया SSLV। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अद्यतन तकनीकी और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो चीज़ें हुई हैं, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या उद्योग से रिलेटेड, उसको देखेंगे। तो पहला है यहाँ पर एशिया का सबसे लंबा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को बनाया गया है 21 मार्च 2023 में। और इसको कहाँ पे बनाया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड में इसको बनाया गया है, जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है, देवस्थल वेधशाला परिसर में। देवस्थल कहाँ पर है? नैनीताल उत्तराखंड में, यहीं पर इसको बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये। इसको जो उद्घाटन किया है इसका, वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। लंबाई इसकी कितनी है? तो 2450 मीटर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 आई है, इसको IQ एयर स्विट्जरलैंड के द्वारा इसको जारी किया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को 14 मार्च 2023 को भी हाल ही में जारी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। इसमें PM2.5 सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो जो ये एक तरह का प्रदूषक होता है, PM2.5 कण होते हैं जो कि नाक के सहारे चले जाते हैं, फेफड़े को ख़राब करते हैं। तो ये जो है नंबर 1 पे प्रदूषण में है 2.5 के चार्ट, और सेकंड पे है इराक, थर्ड पे है पाकिस्तान। भारत का नंबर PM2.5 में 8वां है, भारत का 8वां है और पहला नंबर है चार्ट का। नेक्स्ट बात करेंगे सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है इसके द्वारा? तो ये अंजामेना है, जो कि चाड की राजधानी है। अंजामेना चाड की राजधानी सर्वाधिक प्रदूषित है। सेकंड नंबर पर हमारी राजधानी है नई दिल्ली। राजधानियों में बात की जाए तो सबसे प्रदूषित अंजामेना है और सेकंड पे यूपी की नई दिल्ली, इंडिया की नई दिल्ली। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है विश्व का? तो लाहौर है। इस रिपोर्ट के द्वारा लाहौर पाकिस्तान का सबसे प्रदूषित है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो आता है हमारे इंडिया का भिवाड़ी शहर आता है राजस्थान का। पहले नंबर पर लाहौर, सेकंड पे भिवाड़ी है। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य और दक्षिण एशिया का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तो तारकेश्वर है, पश्चिम बंगाल का तारकेश्वर शहर सबसे कम प्रदूषित वाली लिस्ट में नंबर 1 है। बेंगलुरु में मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है। तो इन बसों का नाम क्या है? MD-15। इसमें M क्या है? मेथनॉल रहेगा 15% और बाकी डीजल रहेगा। तो मेथनॉल से चलने वाली, मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। इसके अलावा एक ट्रक भी लॉन्च की गई है जिसमें 100% मेथनॉल रहेगा। इसका नाम है M100। इसमें 100% मेथनॉल नाम की एक ट्रक भी लॉन्च की गई है। और इसको बनाया किसने है? कौन कौन सहयोगी थे? तो अशोक लेलैंड, इसके अलावा बेंगलुरु परिवहन, नीति आयोग और इंडियन ऑयल के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्च कहाँ किया गया मेथनॉल मिश्रित जो बसें हैं, इसको बेंगलुरु में। नेक्स्ट है यहाँ पर देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो NTPC के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और लगाया गया है ये संयंत्र उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र झारखंड में इसको लगाया गया है। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर झारखंड में लगा है। इसमें 3 परियोजनाएं बनेंगी और तीनों जो है 660 मेगावाट की परियोजनाएं बनेंगी। और इससे जो लाभान्वित होगा झारखंड भी होगा, पश्चिम बंगाल भी होगा, उड़ीसा भी होगा।
तो ये सभी इससे लाभान्वित वाले राज्य रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, बैंडीकूट जो है ये विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट है। बैंडीकूट इसको केरल में लॉन्च किया गया है और इसको बनाया गया है जेनरोबोटिक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। केरल का ये रोबोट है बैंडीकूट, जिसके द्वारा मतलब ये पहला मैला ढोने वाला रोबोट बना है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसी तरह की एक परियोजना भी है जिसमें मशीन से सफाई करने की बात की गई है, तो वो कौन सी परियोजना है, तो उसका नाम है नमस्ते परियोजना। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व की प्रथम सैंड बैटरी स्थापित की गई है। कहाँ पर, तो ये फिनलैंड में कंकानपा में ही इसको स्थापित किया गया है, विश्व की पहली सैंड बैटरी। नेक्स्ट बात करेंगे, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो नागपुर में किया गया है। राष्ट्र संत तुकोटजी महाराज विश्वविद्यालय में इसको किया गया है, नागपुर में 3 से 7 जनवरी के बीच में। इसका थीम क्या था, पहले याद रखिएगा, 108वीं थी ये, और इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। इसकी अध्यक्ष थी डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। इसके अलावा इसमें एक इजरायली नोबेल विजेता भी इसमें शामिल थी, जिनका नाम था अदा योनाथ ने भी इसमें मतलब इस 108वीं विज्ञान कांग्रेस में भाग लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ से शुरू की गई है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो सूरत गुजरात से इसकी शुरुआत की गई है। पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की 3 जनवरी 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है सूरत से। 2047 तक हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है। इसके अलावा 2070 तक हमें नेट कार्बन उत्सर्जन जो है जीरो करना है। 2047 तक हमें एनर्जी में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। नेक्स्ट बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज की गई है। काफ़ी बड़ा भंडार यहाँ से मिला है, रियासी जिले से मिला है, रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र से। और लिथियम युक्त खनिज कौन कौन से होते हैं जिसमें लिथियम पाया जाता है, तो स्पोडोमीन होता है, पेटालाइट होता है, लेपिडोलाइट होता है, एम्बला एग्नोनाइट होता है। इसके अलावा लिथियम की अब तक सबसे बड़ा भंडार जो है वो कहाँ पे किस देश में मिला है, तो ये चिली में सबसे बड़े भंडार हैं लिथियम के। इसके अलावा उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है लिथियम का, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। चिली सेकंड पे आ जाता है उत्पादन में, वैसे भंडार है ज़्यादा चिली में। लिथियम त्रिकोण जो है ये कौन कौन से त्रिकोण में आते हैं जिले, मतलब देश कौन कौन से आते हैं लिथियम त्रिकोण में, तो बोलीविया आता है, अर्जेंटीना आता है, चिली। बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली तीनों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हैं और ये लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र कहाँ पे लगा था, तो ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में लगा था। और लिथियम जो है लिथियम आयन बैटरी बनाने के काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है, तो ये अभी जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, एशिया का सबसे बड़ा CBG कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ पे लगा है, तो संगरूर पंजाब में लगाया गया है एशिया का सबसे बड़ा CBG बायोगैस संयंत्र। फ्रंटियर जो है ये विश्व का द्रुततम मतलब सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, अमेरिका का है फ्रंटियर, और इसको स्थापित किया गया है ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में इसको स्थापित किया गया है अमेरिका में। पहले नंबर पर तो अमेरिका हो गया जिसकी क्षमता है 1102 पेटाफ्लॉप्स में इसको सुपर कंप्यूटर की क्षमता को नापा जाता है। सेकंड पे फुगाकू जो कि जापान का है, पहले यही नंबर 1 था फुगाकू, अब फ्रंटियर नंबर 1 हो गया है। तो फुगाकू की क्षमता कितनी, 442 पेटाफ्लॉप। और जो हमारे इंडिया का है सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर वो है परम सिद्धि, CDAC पुणे में इसको स्थापित किया गया है परम सिद्धि को, और इसकी जो क्षमता है 4.62 पेटाफ्लॉप से मतलब काफ़ी कम है। इसको विश्व में इसका नंबर कौन सा है, तो 120वां नंबर है। पूरे विश्व में हमारे परम सिद्धि का नंबर 120वां है। इसके अलावा एक और सुपर कंप्यूटर है हमारा जिसका नाम है प्रत्यूष, इसको भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में ही इसको भी स्थापित किया गया है और इसका विश्व में नंबर है 143। फिर आता है मिहिर जो है ये राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में स्थापित किया गया है, इसको नोएडा में। मिहिर को नोएडा में स्थापित किया गया है, प्रत्यूष को पुणे में और परम सिद्धि को भी पुणे में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे कुछ सुपर कंप्यूटर हैं इनको कहाँ कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो परम अनंत को IIT गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। परम कामरूप को IIT गुवाहाटी, ये काफ़ी फेमस रहा था, अभी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था परम कामरूप को IIT गुवाहाटी में असम में। और ये कामरूप क्या है, तो यहाँ असम का एक राजवंश हुआ करता था कामरूप, तो इसीलिए इसको गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। फिर परम पोरुल जो है ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में इसको स्थापित किया गया है। परम प्रवेक को IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। परम गंगा को IIT रुड़की में, परम शिवाय को IIT BHU में स्थापित किया गया है। इसके अलावा परम शक्ति को जो है IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। परम ब्रह्मा को IISER पुणे में स्थापित किया गया है। परम संगणक को IIT कानपुर में, परम सिद्धि को CDAC पुणे में। नेक्स्ट बात करेंगे, यूरोप का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर कौन सा है। यूरोप का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर इसका नाम है। तो जुपिटर कंप्यूटर का संबंध कहाँ से है, तो यूरोप से है। नेक्स्ट है यहाँ पर
भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी गई है। तो ये नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई। छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस इसी टाइम पे आयोजित की गई थी, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है 5G सेवाओं को मोदी जी के द्वारा। और पहली जो 5G सेवा लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है, तो यह भारती एयरटेल। भारती एयरटेल 5G सेवा देने वाली पहली कंपनी है। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल बसें कहाँ पे लॉन्च की गई हैं, तो ये पुणे में इसको लॉन्च किया गया है और इसका निर्माण CSIR और KPIT लिमिटेड के द्वारा किया गया है। जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया पुणे में, पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। नेक्स्ट बात करेंगे 2G एथेनॉल संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है, तो पानीपत हरियाणा में इसको लगाया गया है। इसका निर्माण किया गया है IOCL के द्वारा, इसको बनाया गया है। इसके अलावा मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था इस संयंत्र का, 2G एथेनॉल संयंत्र का। और इसमें जो चीज़ें बनेंगी, मतलब एथेनॉल जो बनेगा इसमें, वो चावल के भूसे से और पराली का यूज़ करके इसमें एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। और इसका उद्घाटन किया गया था विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा, विश्व जैव ईंधन दिवस के दिन। नेक्स्ट बात करेंगे, इसी तरह की एक परियोजना थी जिसके तहत ये सब हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जीवन परियोजना इसका नाम है, जिसका फुल फॉर्म रहेगा जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। तो फसल अवशेष को किस तरह से यूज़ करके एथेनॉल में कन्वर्ट करना है, इसी के लिए ये मिशन था जीवन मिशन। मार्च 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और 18-19 से लेकर 2023-24 के लिए इसमें 1969 करोड़ रुपए इसमें रखे गए थे। 1969 करोड़ 2023-24 तक के लिए। अनाज आधारित जो देश का पहला इथेनॉल संयंत्र है वो कौन सा है, तो पूर्णिया बिहार का संयंत्र जो है अनाज आधारित पहला इथेनॉल संयंत्र है। इसके अलावा नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन, पहला जो नैनो यूरिया तरल संयंत्र लगा है वो कहाँ पे लगा था, तो कलोल गुजरात में लगा था। 28 मई 2022 को इफ़को के द्वारा इसको लगाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, यूपी में भी 2 हैं ऐसे तरल नैनो यूरिया वाले संयंत्र, एक तो आंवला बरेली में, दूसरा फूलपुर प्रयागराज में है। तो 2 यूपी में, इसको भी इफ़को के द्वारा ही डेवलप किया गया है। 14 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। और रिसेंटली जो एक बना है नैनो यूरिया संयंत्र, वो देवघर झारखंड में बना है, जिसका उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा हाल ही में किया गया है। देवघर झारखंड, पहला गुजरात में लगा था और रिसेंटली वाला झारखंड में। इसके अलावा भारत जो है यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, 2nd नंबर का उपभोक्ता है और तीसरे नंबर पर उत्पादन में है। उत्पादन में यूरिया के उत्पादन में भारत का नंबर है 3rd। भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है कहाँ पे लगा है, तो ये कठुआ में लगा है, कठुआ जम्मू कश्मीर में है। तो वहाँ पे पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क लगा है और दूसरा भी जम्मू कश्मीर में ही लगा है, कुपवाड़ा में। और अभी तक ये जो लगा था पहला वाला कठुआ में, ये 28 मई 2022 को लगा था। और अब तक टोटल इंडिया में 9 राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क हो चुके हैं, उसमें से एक लखनऊ में भी है। लखनऊ में है, एक हैदराबाद में है, चेन्नई में 2 हैं, गुवाहाटी में है, कोच्चि में, बेंगलुरु में, जम्मू कश्मीर में 2, नया रायपुर छत्तीसगढ़ में है, मतलब लखनऊ में भी एक है। तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जितने भी नोट्स वगैरह के लिए या फिर टेस्ट के लिए जो ग्रुप ज्वाइन करना हो, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल लेकर उसको पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।